भीमापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रचना और 7 साल के बेटे गोलू के साथ रहता था। सुरेश जमींदार साहब के खेतों में काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसे खेत की पानी की मोटर से जोरदार बिजली का झटका लगा, जिसके बाद जैसे तैसे उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद उसके आधे शरीर में लकवा मार गया। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर आ गई। वो जमींदार साहब के खेत में काम करने लगी। एक दिन, ये ले गोलू, ये खाना ले जा और अपने पिताजी को खाना खिला दे। गोलू अपने हाथों से अपने पिताजी को खाना खिला रहा था कि तभी अचानक से उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। गोलू जल्दी से भागकर अपने घर के पास वाले डॉक्टर चाचा को बुलाकर लाया। रचना बहन, लगता है तुमने खुद पर काम का कुछ ज्यादा ही भार ले लिया है। तुम्हारे शरीर में अब जरा सी भी ताकत नहीं बची है। ऊपर से तुम्हें इतना तेज बुखार है। ये लो, तुम ये पहले दवाई खा लो। डॉक्टर रचना को दवाई देकर चले जाते हैं। उनकी हालत देखकर वो उनसे दवाई के पैसे भी नहीं लेते, लेकिन कुछ दिन तक दवाई खाने के बाद भी रचना की तबीयत ठीक नहीं होती। वो बुखार के कारण इतनी कमजोर होती है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? ये तो पहले से ही अपनी बीमारी से परेशान है और अब तूने मुझे भी ऐसा कर दिया। घर में खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है, ना ही मैं इस हालत में काम पर जा सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा घर में खाना कैसे बनेगा। मेरा बच्चा और ये भूखे ही रह जाएंगे। घर की दहलीज पर बैठा गोलू अपनी माँ की सारी बात सुन रहा था। वो भले ही केवल 7 साल का था, लेकिन अपने घर की सभी परेशानियों को समझता था। वो ये सब सुनकर अपनी माँ के पास जाता है। तुम चिंता मत करो माँ, अगर तुम काम पर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो काम पर जा सकता हूँ। तुम आराम करो, मैं जमींदार साहब के खेत में जाकर तुम्हारे हिस्से का काम कर दूंगा। शाम को आते हुए मैं कुछ सब्जी और रोटी बनाने के लिए आटा ले आऊंगा। नहीं बेटा, तू अभी खेतों में काम करने के लिए बहुत छोटा है, तुझे वहाँ पर चोट लग जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे खेतों में काम करना आता है। मैंने बहुत बार तुम्हें और पिताजी को जमींदार साहब के खेत में काम करते हुए देखा है। अब तुम मुझे मत रोकना, मैं जा रहा हूँ। 7 साल का गोलू अपने माता पिता की खराब तबीयत देखकर जमींदार साहब के खेत में काम करने चला जाता है। थोड़ी देर खेत में काम करने के बाद वो बहुत थक जाता है। माँ, पिताजी पूरे दिन कैसे खेतों में काम करते हैं? मैं तो थोड़ी देर खेत में काम करते ही थक गया। छोटा सा गोलू थकने के बाद भी अपने काम को रुकने नहीं देता। वो पूरी मेहनत से खेत का सारा काम पूरा करता है। शाम को वो जमींदार साहब से पैसे लेकर राशन वाले की दुकान पर जाता है। भैया, मुझे 1 किलो आटा चाहिए। कितने का हुआ? ये वाला 30 रुपए का है और ये वाला 35 रुपए किलो। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही हैं। अभी तो मुझे इन पैसों से सब्जी भी लेनी है। भैया, आप मुझे 30 रुपए किलो वाला 1 किलो आटा दे दो। गोलू 1 किलो आटा खरीदकर सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाता है। यहाँ पर तो इतनी सारी सब्जियां हैं, मैं इनमें से कौन सी सब्जी लूं? हाँ, एक काम करता हूँ, इनमें से जो भी सब्जी सबसे सस्ती होगी मैं उसे ही ले लूंगा। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए बचे हैं। गोलू सब्जी खरीदने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। कोई इस बुढ़िया को पानी पिला दो, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। क्या हुआ दादी माँ, आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं बहुत देर से पानी ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। क्या तुम्हारे पास पानी है? नहीं दादी माँ, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पास में ही एक कुआं है। मैं वहां से आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। गोलू उस बूढ़ी दादी के लिए पानी लेने के लिए कुएं के पास जाता है, लेकिन वो जैसे ही रस्सी से पानी की बाल्टी को खींचने लगता है, तभी उसके हाथ से वो 20 रुपए का नोट कुएं के अंदर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे पैसे कुएं में गिर गए।
मुझे तो इन पैसों से माँ और पिताजी के लिए सब्जी खरीदनी थी। अब मैं उन्हें शाम को रोटी कैसे खिलाऊंगा? उन्हें तो खाना खाने के बाद दवाई भी लेनी है। पैसे कुएं में गिरने की वजह से गोलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोता हुआ अपने हाथ में पानी लेकर उस बूढ़ी दादी अम्मा के पास पहुंचता है। ये लीजिए दादी माँ, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी औरत गोलू के हाथों से पानी लेती है तो देखती है कि उसकी आंखों में आंसू आए हुए हैं। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? अभी जब तुम यहाँ से गए थे तब तक तो बिल्कुल ठीक थे। क्या रास्ते में तुम्हें किसी ने परेशान किया? नहीं दादी माँ, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। तो फिर तुम क्यों रो रहे हो बेटा? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। बूढ़ी दादी के पूछने पर गोलू उन्हें सारी बात बताता है तो वो बूढ़ी दादी गोलू की आंखों से आंसू पोंछते हुए उससे कहती है, तुम इस तरह रो मत बेटा। तुमने मुझ प्यासी को पानी पिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। जैसे तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ये लो, मेरे पास ये कुछ करेले हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। ये तुम्हारी सारी परेशानी हल कर देंगे। बस तुम हमेशा इसी तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। वो बूढ़ी दादी गोलू को करेला देकर वहां से चली जाती है। गोलू उन करेलों को पाकर बहुत खुश होता है और वो करेले लेकर अपने घर आता है। अरे बेटा, तुझे तो आने में बहुत देर हो गई। मेरा बच्चा पूरा दिन खेत में काम कर करके बहुत थक गया होगा। नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका। मैंने तो पूरे दिन एकदम चुस्ती फुर्ती से खेत में काम किया। देखो, मैं तुम दोनों के लिए आटा और करेले लेकर आया हूँ। ये करेले मुझे एक बूढ़ी दादी ने दिए हैं। मैंने उन्हें कुएं से पानी लाकर दिया तो उन्होंने मेरी मदद करने के लिए मुझे ये करेले दे दिए। वो कह रही थी कि ये करेले तुम्हारी सारी मुसीबतें हल कर देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो ये करेले बहुत ही अच्छे हैं। लाओ बेटा, मैं इन्हें बना देती हूँ। नहीं माँ, तुम इन्हें नहीं बनाओगी। तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब है। तुम आराम करो, मैं सारा खाना खुद बना लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे चूल्हे के पास नहीं जाने दूंगी। वैसे भी अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, मैं खाना बना सकती हूँ। ला, ये करेले मुझे दे दे, तब तक मैं इन्हें काट लेती हूँ। गोलू वो करेले अपनी माँ को दे देता है। रचना जैसे ही उस करेले को काटने लगती है तो वो करेला उसके हाथ से उछलकर जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये करेला तो जमीन पर गिर गया। गोलू बेटा, जरा मुझे ये करेला उठाकर तो दे। गोलू उस करेले को अपनी माँ को उठाकर दे देता है। उसकी माँ जैसे ही उस करेले को फिर से काटने जाती है तो वो फिर से उसकी हाथ से उछलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये कैसा करेला है? मैं कितनी देर से इसे काटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही छुरी इस पर रखती हूँ तो ये उछलकर नीचे गिर जाता है। हाँ, क्योंकि अगर तुमने मुझे काट दिया तो मेरी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? गोलू, कहीं तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भी अभी एक आवाज आई। हाँ, आप दोनों को मेरी आवाज आई। मैं आप दोनों से ही बातें कर रहा हूं। माँ, ये कौन है जो हमसे बातें कर रहा है? यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई है भी नहीं। अरे तुम इस तरह से डरो मत गोलू, मैं जादुई करेला हूं, इधर देखो। अरे, तुम कैसे करेले हो? तुम्हारे तो हाथ पैर भी हैं और तुम तो अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे देख भी रहे हो। बेटा, कहीं उस बूढ़ी दादी ने तुझे ये जादू टोने वाले तो करेले नहीं दे दिए? देखो, अगर तुम कोई भूत हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मैं कोई भूत नहीं हूं रचना, मैं जादुई करेला हूं। मैं हमेशा उस बूढ़ी दादी के पास ही रहता हूं। जब गोलू ने बूढ़ी दादी की मदद की तो बूढ़ी दादी ने गोलू की परेशानी सुनकर उसे मुझे दे दिया ताकि मैं यहाँ आकर तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूं। क्या? लेकिन तुम तो एक करेले हो, आखिर तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक मामूली करेला नहीं बल्कि जादुई करेला हूं।
अगर तुम्हें मेरी जादुई शक्तियों पर कोई शक है तो तुम मुझे आजमा कर देख सकती हो। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे अपने पति की सेहत मांगूंगी। क्या तुम मेरे पति को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे पति को बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। जादुई करेला अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए सुरेश के पास जाता है। वो सुरेश के सर पर अपना हाथ रखता है। तभी सुरेश के चारों तरफ सुनहरे रंग की एक रोशनी घूमने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद सुरेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस जादुई करेले ने तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। सुरेश को पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हुआ देखकर रचना और गोलू की आंखें भर आती है। वो सुरेश के पास जाकर उसके गले से लग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई करेले, जो तुमने इन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। यही तो मेरा काम है रचना, लोगों की मदद करना और उन्हें खुश करना। लेकिन अभी मेरी मदद पूरी नहीं हुई है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा घर बहुत टूटा फूटा हुआ है और तुम्हारे पास करने के लिए कोई अच्छा काम भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस परेशानी को अभी हल कर देता हूँ। इतना कहकर जादुई करेला अपने हाथों को फिर से हवा में घुमाता है। तभी उनका टूटा फूटा घर एक बहुत ही सुंदर और नए घर में बदल जाता है। मैंने तुम लोगों के लिए तुम्हारे घर के सामने ही करेले का एक बहुत बड़ा खेत बनाया है। उस खेत में उगने वाले करेले कभी खत्म नहीं होंगे। ना ही आज के बाद तुम्हें पैसों को लेकर कभी कोई दिक्कत आएगी। तुम बस हमेशा नेकी की राह पर चलना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। अब मैं चलता हूँ। वो तीनों जादुई करेले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जादुई करेला वहां से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद वो जादुई करेले के जादू से बनाए गए करेले के खेत में खूब मेहनत से काम करते हैं। उनके घर में फिर कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। साथ ही वो अपनी कमाई से जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करते हैं और उन्हें जिंदगी में फिर कभी ऐसी मुश्किल हालातों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। रामानंद एक छोटे से गांव में रहता था और एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता। यह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे थे। भरे पूरे परिवार के लिए रामानंद की कमाई कम पड़ती थी। रामानंद बड़ा ही भला आदमी था और भगवान में उसकी बड़ी आस्था थी। जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती और रामानंद के बस में कुछ होता तो वह उसकी मदद जरूर करता। एक दिन, मनोरमा, नई फसल की तैयारी करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कि इस बार ऐसी कौन सी खेती करूं जिससे थोड़ा मुनाफा ज्यादा हो जाए। कोई भी खेती कर लो, दाम तो किसी भी खेती के अच्छे नहीं मिलते हैं। इतनी मेहनत किसान करता है, लेकिन जब बाजार में बेचने जाओ तो उन्हें पौने दामों में ही लोग खरीदते हैं। अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है। किसान का दर्द भला कौन समझ सकता है। पर किसान अपनी खेती के सिवा और करे भी तो क्या करे। देखो जी, अगर मेरी बात मानते हो तो कोई ऐसी खेती कर लो कि 4 महीने के अंदर 2 फसल उतर आए। ये तो सही कह रही है। हमारे 4 बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, इनकी जरूरत भी बढ़ रही है। तू परेशान मत हो, भगवान है ना, वो सब देख रहा है। चारों बच्चे भी उठ जाते हैं। मनोरमा उन्हें तैयार कर नाश्ता कराकर स्कूल के लिए भेज देती है। रामानंद भी खेतों की तरफ निकल जाता है और मनोरमा घर के काम खत्म करने लगती है। कितनी बार कहा है इन्हें एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दो। कम से कम आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलूंगी तो कुछ आमदनी हो जाएगी, पर इन्हें तो जुनून सवार है कि बीवी से काम नहीं कराना। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। हे भगवान, अब तो तू ही मालिक है। इसी तरह कई दिन भी जाते हैं। रामानंद आखिर में फैसला करता है कि वह खीरे की खेती करेगा
और वह अपने खेत को तैयार करके खीरे के बीज भी बिखेर देता है। उसे खेतों में पानी दे देता है। घर आने पर, बाबा, इस बार आपने कहा था कि आप मुझे साइकिल दिला दोगे, फिर मैं छोटू और पिंकी को अपनी साइकिल पर ही बैठाकर स्कूल ले जाऊंगा। वाह जी वाह, इन दोनों को तो साइकिल पर बिठा कर ले जाएगा और मैं क्या पैदल स्कूल जाऊंगी? अरे, एक साइकिल पर मैं कितने लोगों को बैठा सकता हूँ? तो ठीक है बाबा, 2 साइकिल खरीद लो, एक साइकिल मेरी और पिंकी के लिए, एक साइकिल छोटू और मोनू के लिए। अरे अरे, तुम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हो? हैं? तुम्हारा स्कूल यहाँ से है कितनी दूर? 1 किलोमीटर। तो तुम लोग वैसे ही पैदल चल सकते हो। पर बाबा, साइकिल दिला दो, आपने कहा था। हाँ हाँ, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, दिला दूंगा। हाँ, तुम चारों के पेपर शुरू होने वाले हैं और तुम यहाँ पर साइकिल की बातें कर रहे हो। जाओ, जाकर अपनी किताब उठाओ और पढ़ाई करो। जब देखो मटर गश्ती करते रहते हैं। चारों बच्चे मनोरमा से बहुत डरते थे। चारों तुरंत वहां से चले जाते हैं और किताब उठाकर बैठ जाते हैं। तुमने तो बचा लिया मनोरमा। ये सुनकर मनोरमा हंसने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। रामानंद खेतों में बार बार चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी उगाई हुई बीजों में अभी तक अंकुर नहीं निकला था। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। बाकी किसानों के खेत में छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे थे। क्या हुआ? सारे बीजों में से अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं आया, ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। अगर अंकुर नहीं निकला तो फसल खराब समझो। हे भगवान, मुझ गरीब की परीक्षा मत ले। बच्चों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान। रामानंद एक बार और खेत में पानी दे देता है और इंतजार करने लगता है कि खेत में बीजों से अंकुर निकल आए। 15 दिन और निकल जाते हैं। अब तो रामानंद को बहुत चिंता होने लगी थी। मनोरमा, मुझे लगता है खेतों में हल चलाकर दोबारा से फसल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। भला जमीन में बीज डालें और वह उगे ना। आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और हमारी जमीन तो कितनी उपजाऊ भी है। वही समझ नहीं आ रहा। अब तो कल मैं खेतों में हल चला दूंगा। रात को रामानंद को नींद भी नहीं आती। वह करवट बदल बदल कर पूरी रात निकाल देता है। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था कि आखिर इस बारी उसके खेतों में फसल तैयार क्यों नहीं हुई। और किसान उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। उसे याद आता है, उसी के पड़ोसी किसान ने कहा था, अरे भैया रामानंद, भाई खेती बाड़ी करना भूल गए हो क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब किस्मत में फसल ही नहीं थी तो क्या करूं? अरे भैया, बीज तो ढंग से देखे थे ना? कहीं पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते बीज खरीद लाए हो? रामानंद जानता था कि अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह चुप हो गया था। पर रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अगले दिन सुबह वह अपने खेतों में जाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो एक जगह पर उसे खीरे की एक छोटी सी बेल दिखाई देती है। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है। वह भागकर वहां जाता है तो देखता है कि उस छोटी सी बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा कर। अगर एक बेल निकली है तो और बेल भी निकल आएंगी। क्या मैं कुछ दिन इंतजार करूं या फिर आज खेतों में हल चला दूं? मुझे सही रास्ता दिखा भगवान। परेशान क्यों हो रहा है रामानंद? रामानंद इधर उधर देखता है कि आवाज कहाँ से आई है, पर आसपास तो कोई भी नहीं था। दूर 2 किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। वह हैरान था कि फिर उसे नाम से किसने पुकारा। अरे ओ रामानंद, इधर उधर क्या देख रहे हो? नीचे देखो, नीचे, मैं यहाँ हूँ। रामानंद हैरानी से बोलते हुए खीरे को देख रहा था। मैं एक जादुई खीरा हूँ।
तुम्हें इस तरह दुखी और परेशान हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूं। जादुई खीरा, भला ऐसा भी कभी हुआ है क्या? क्या सब्जी भी जादुई होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। हाँ, जब तुम हो, धरती है, आकाश है, हवा है, पानी है, तो सब्जी भी जादुई हो सकती है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें किसी ने तंत्र मंत्र कर मेरे खेत में भिजवा दिया हो, तभी तो मेरी फसल तैयार नहीं हुई। तंत्र मंत्र करके? ना भाई ना, मैं कोई तंत्र मंत्र से यहां नहीं आया हूं। मैं सचमुच में एक जादुई खीरा हूं। तभी जादुई खीरा अपना जादू का कमाल दिखाता है। रामानंद के खेतों में छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। देखा रामानंद, अब तुम्हारा खेत भी थोड़े दिनों में लहराने लगेगा और तुम्हारी फसल भी जबरदस्त होगी। और ये सब मेरे जादू के कमाल से ही होगा। अरे अरे वाह, ये तो सचमुच में जादू हो गया। अब मेरी फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम तो सचमुच में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। रामानंद अपने खेत को देखकर अब बहुत खुश था। वह जादुई खीरे को उसके कहने पर वहां से तोड़कर घर ले आता है। क्या बात है, गए तो मुंह लटका कर थे, आप बड़ी खुशी खुशी रहे हो। अरे क्या बताओ मनोरमा, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। सारे खेत में अंकुर निकल आए हैं। और तुम्हें पता है ये किसकी बदौलत हुआ है? तुम्हारी मेहनत की बदौलत, और क्या? नहीं मनोरमा, ये सब एक जादुई खीरे की वजह से हुआ है। फिर रामानंद मनोरमा को सारी बात बता देता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये एक जादुई खीरा है। अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पर मैं तो जानता हूं कि तुम्हारा बहुत मन है कि तुम्हारे पास एक सिलाई मशीन है। क्या मैंने गलत कहा है? ये सुनकर मनोरमा चौंक जाती है और जादुई खीरा अपने जादू से वहां पर मनोरमा की मनपसंद सिलाई मशीन ले आता है। तुम तो सचमुच में जादू दिखाते हो। लगता है पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुम हमें मिले हो। मनोरमा तो सिलाई मशीन मिलने से ही इतनी खुश थी कि वह बाकी सब भूल ही गई। तभी रामानंद उसे याद दिलाता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, खाना बना लो। वर्षों से मेरा अरमान था कि मेरे पास ऐसी ही सिलाई मशीन हो। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। बस जिस तरह मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, बच्चों की भी हो जाए। मैं तो यहाँ पर आया हूँ इसीलिए कि तुम लोगों की मदद कर सकूं। मैं जानता हूँ बच्चों को साइकिल चाहिए। तभी वहां पर सब बच्चों के लिए सुंदर सुंदर साइकिल आ जाती है। बच्चे जैसे ही घर आते हैं, 4 साइकिल वहां खड़ी हुई देखकर खुश हो जाते हैं। अपनी अपनी पसंद की साइकिल ले लेते हैं। बाबा, आप एक साइकिल भी नहीं दिला रहे थे और अब हम सबके पास में अपनी अपनी साइकिल है। हाँ बाबा, मुझे ऐसी ही साइकिल चाहिए थी। मैं तो अभी एक राउंड लगाकर आ रहा हूँ। भैया, मैं भी साथ चलता हूँ। सारे बच्चे ही अपनी अपनी साइकिल लेकर राउंड लगाने के लिए चले जाते हैं। उधर जादुई खीरा अपने जादू से कमाल दिखाता है। रामानंद के घर को सुंदर बना देता है। उसके घर में हर तरह का सामान डाल देता है। यहाँ तक कि वह रामानंद से कहता है कि उसके खेतों में अब हमेशा ही खीरे की खेती होगी। वह पानी दे या ना दे, या खेतों की देखभाल करे या ना करे, उसके खेतों में हमेशा ही खीरे होते रहेंगे, जिन्हें बेचकर वह अपनी आजीविका को अच्छा कर सकता है और बार बार फसल लगाने की झंझट से भी बच जाएगा। मैं भगवान का जितना शुक्र अदा करूं कम है। लगता है किसी
जन्म के पुण्य का फल हो तुम क्या मिले, मेरी तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई हैं। मैं अपनी खेतों की देखभाल वैसे ही करूंगा जैसे मैं अक्सर करता आया हूं। खेत नहीं तो मैं भी नहीं। जादुई खीरा रामानंद और मनोरमा को बहुत सारी चीजें देकर वहां से गायब हो जाता है। बच्चे भी साइकिल पर राउंड लगाकर अपने नए घर को देखकर हैरान थे। रामानंद अब रोज खेतों में जाता और वहां से खीरे की फसल को निकालकर बाजार में बेच देता। सब किसान भी हैरान थे कि रामानंद के खेतों की फसल कभी खत्म नहीं होती। अब रामानंद और उसका परिवार जादुई खीरे की मदद से बड़ा ही खुशहाल परिवार हो गया था।